होता है। फिर वो अपनी स्किल फ्लेम हेलिक्स का इस्तेमाल करता है और जिनहुक के ऊपर फायर की फ्लेम का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है, लेकिन जिनहुक अपने शील्ड ऑफ परसेस का इस्तेमाल करके उसके उस सभी अटैकों को डोज कर लेता है, अपने चारों तरफ एक बैरियर टाइप बना लेता है जिससे वो उसके अटैक को डोज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन साथ में ही वो अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, अब मैं और चून यूसंग ही यहाँ पर इसको टैकल करेंगी, ठीक है, तो तुम सभी लोग निकल जाओ। और हम लोग देखते हैं उसका ये ऑर्डर सुनकर बिग सा उसकी बात मान लेता है और वो सभी अपने जो घायल साथी हैं उनको लेकर वहां से जाने लग जाता है। लेकिन तभी चून यूसंग कुछ नोटिस करता है और हम लोग देखते हैं कि एंथार्ड उनके सामने आ जाता है अपना नेक्स्ट अटैक प्रिपेयर करके, और वो अपना नेक्स्ट अटैक भी उन दोनों के ऊपर मार देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके उस लास्ट अटैक की वजह से पूरी जमीन फट जाती है और चारों तरफ आग ही आग हो जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बैडस लुक दे रहा होता है। लेकिन अगले सीन में हमें पता लगता है कि उन दोनों ने उसके उस अटैक को डोज कर लिया है और एंथार्ड भी इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि तुमने मेरे अटैक को डोज कर लिया, नॉट बैड। फिर वो बोलता है कि मुझको एक फेवर देना, ठीक है, प्लीज जल्दी मत मर जाना, क्योंकि मैंने इस फॉर्म में लड़ाई की हुई बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है, तो मैं इस फाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ। और चून यूसुंग उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो पहले जितना ही ताकतवर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि ये तो और भी ज्यादा तेज हो गया है। क्या सच में यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी भी है कि हम इस जैसे डीमन को हरा पाए जो कि हमसे बहुत ही ज्यादा हाई फ्लोर से आता है? और फिर जिनहुक यूसुंग से बोलता कि तुम प्रोबेबली इस सिचुएशन पर डाउट कर रहे होगे, क्यों, है ना, तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि हम इस डीमन को हरा पाए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर जिनहुक अपनी स्किल ग्रेव सोर्ड को एक्टिवेट करता है और बोलता है यूसुंग से कि अब तुम ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी सिखाने वाला हूँ। और फिर वो बताता है कि एक स्किल्ड प्लेयर कैसे भी करके मैनेज कर लेता है जीतने के लिए, चाहे उसके सामने किसी भी तरीके की कंडीशन क्यों ना हो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टेरसा भी अपनी ब्लैक पर्सनैलिटी को समन कर रही होती है वहां पर सभी के सामने, और वो ब्लैक पर्सनैलिटी को समन कर भी लेती है। और हम लोगों को यही बता रहा होता है जिन लोग कि हाँ, कि एक स्किल प्लेयर वही है, वो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो कैसे ना कैसे करके जीत ही जाता है। और अब हमें पता लगता है कि वो दोनों लोग बिल्कुल रेडी हैं उन दोनों डीमन से लड़ाई करने के लिए अलग अलग लोकेशन पर। फिर हम लोग देखते हैं कि वो इसेकलिंग नाम का जो डेविल है या फिर कहें कि डीमन है, वो हमारी ब्लैक टेरसा के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन ब्लैक टेरसा भी उसके अटैक का जवाबी हमला दे रही होती है। और उन दोनों की फाइट को वहां पर देखकर बाकी की सिस्टर बात कर रही होती है कि ये तो हमारे होली एम्पायर की इंसल्ट है, एक ऐसी लड़की जो कि गॉडेस ऑफ लाइट के द्वारा ब्लेस्ड है, वो करप्शन की पावर का इस्तेमाल कर रही है। और ये सारी बातें बोलकर सबरीना, मेरा मतलब सुनकर सबरीना बोलते हैं कि हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैंने अपना बहुत खून खो दिया तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हूँ। फिर इसेक्लिम डार्क टेरसा से बोलता कि तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। और ये बोलकर इसेक्लिम अपनी स्किल सील्ड कॉफिन का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे से एक बहुत ही बड़ा पेड़ निकल के आता है जिसका मुंह होता है और वो ब्लैक टेरसा को खाने ही वाला होता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं हमारे कैसी और जुड़ेलियो, और वो दोनों बोलते हैं कि नो, ये हमारी है। और इनकी ये बात सुनने के बाद ब्लैक टेरसा भी थोड़ा सा खुश हो जाती है और वे फिर तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। और ब्लैक टेरसा बोलती है कि मैं तुम लोगों को नहीं बचाने वाली अगर तुम मेरे रास्तों में आओगे तो। और कैसे हो जुड़ेलियो भी लाइक ठीक है फिर मर जाएंगे हम लोग। और अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां पर नामागुन तियान और वोलियंग की लड़ाई हो रही होती है, जहां पर वोलियंग को बहुत ही बुरी तरीके से नामागुन तियान हरा रहा होता है और उसके लास्ट अटैक की वजह से वोलियंग बहुत ही तेजी से दीवार में जाकर लगी होती है। फिर नामागुन तियान बोलता है कि फूलिश लड़की, तुम्हें ये बात का तभी पता लग जाना चाहिए था जब हम दोनों ने अपनी तलवार को पहली बार क्लैश करवाया था कि तुम मेरे सामने कभी भी नहीं जीत सकती, समझ गई तुम? और तुम इतना सब होने के बावजूद भी जिनोक के लिए कैसे लड़ाई कर सकती हो जबकि तुम्हें ये पता है कि तुम मेरे सामने कभी नहीं जीत सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वोलियंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है कि मुझे अपने लीग की जो यूनिक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो कभी समझ में नहीं आई, उनकी हॉबी मुझे कभी समझ नहीं आती और उन्हें दूसरों का मजाक बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन फिर भी जब मैं उनके साइड में खड़ी होती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो हमें विक्ट्री की तरफ ले जाएंगे, चाहे सामने वाला अपोनेंट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और यही एक रीजन है कि मैं उनके लिए अभी भी लड़ाई कर रही हूँ, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ और मैं उनके लिए ये लड़ाई करती रहूंगी मेरी आखिरी सांस तक। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है एंथार्ड उन दोनों से फाइट कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि
चून यूसुंग, इससे लड़ाई करना इतना ज्यादा रिस्की नहीं है मेरे लिए। फिर वो जिनोक की तरफ देखता है और सोचता अपने मन में, लेकिन ये आदमी थोड़ा थोड़ा करके मेरे सारे माना को शक कर रहा है, मुझे इससे थोड़ा सा ध्यान से लड़ाई करनी होगी। फिर हम लोगों को पता चलता है कि जिनोक ने अपनी स्किल ब्लड स्किन का इस्तेमाल कर रखा है, जिसकी वजह से वो हर हिट के साथ साथ 0.3 का माना स्टैट जो वो अब्सॉर्ब कर रहा है डीमन के अंदर से। फिर डीमन सोचता है, क्या इसको सच में लगता है कि ये मेरे माना को ऐसे खत्म कर करके मुझे हरा सकता है? कितने बेकार इंसान है, कितनी घटिया सोच है इनकी। और फिर हम लोग देखते हैं कि एंथार्ड अपनी स्किल डीमन रेलम बैरियर का इस्तेमाल करके एक माइंड रेलम को क्रिएट कर लेता है, जो कि उसके फेवर में ही क्रिएट होता है। और हम लोग देखते हैं उस स्किल का इस्तेमाल करने की वजह से चून यूसुंग और जिनोक नोटिस करते हैं कि उनके नीचे की जो जमीन है वो जोर जोर से हिलने लग गई है। और फिर हम लोगों को पता चलता है कि उसका जो हेल ऑफ इटर्नल फ्लेम है वहां पर आ गई है, मतलब उसका एक खुद का रिल्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। फिर एंथार्ड बोलता है उनसे कि तुम्हें कितना अच्छा लगा होगा ये सोचते हुए कि तुम्हारे अटैक मेरे सामने जो है काम कर रहे हैं। और हम लोगों को पता चलता है कि उसकी वजह से उसके जो स्टैट है वो 20% से इंक्रीज हो गए हैं। और हम लोग देखते हैं कि उसके इस रिल्म की वजह से उसके जो डीमन होते हैं, डिमोनिक सबऑर्डिनेट होते हैं, वो भी थोड़े बहुत पावरफुल हो गए होते हैं और वहां पर बहुत सारे समन हो जाते हैं। और वो सभी लोग चुन यूसुंग और जिनुक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। और वो एक साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चुन यूसुंग और जिनुक उन सभी डीमन से एक साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। और उनसे लड़ाई करते करते चुन यूसुंग एकदम से सोचने लग जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और वो ऐसा सोच ही रहा होता, लेकिन तभी जिनुक उससे बोलता है कि चुन यूसुंग तुम भी अपना खुद का एक माइंड रेल्म बनाओ जल्दी से बैटलफील्ड सिलेक्शन का इस्तेमाल करके, और मैं भी सेम ही करूंगा तुम्हारे साथ, जल्दी करो। यूसुंग उसकी ये बात सुनने के बाद बोलता है लेकिन अगर ऐसा किया तो मैं उसके रेल्म के साथ कोलाइड कर जाऊंगा और मैं अपने माना को वेस्ट कर दूंगा। और जिनुक बोलता कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे पास प्लान है, जल्दी करो, अब जो मैंने कहा है वही करो। जिनुक बोलता कि हम उसके सामने ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं जीत पाएंगे, हमें उसके इस बैरियर से निपटना होगा जो उसने हमारे लिए सेटअप किया है, तो जल्दी करो, अपनी बैटलफील्ड सिलेक्शन स्किल का इस्तेमाल करो और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ इस्तेमाल करने के लिए, तुम भी करो। और यूसुंग बोलता है उन सभी डीमन से लड़ाई करते हुए कि ये आदमी कभी भी कुछ भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन इस टाइम मेरे पास कोई और प्लान नहीं है। और ये बात बोलकर यूसुंग अपनी स्किल बैटलफील्ड ऑफ सिलेक्शन का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपना खुद का एक माइंड रिल्म बनाने लग जाता है। और उन दोनों का जो माइंड रिल्म है यानी कि डीमन का और चुन यूसुंग का, वो आपस में कोलाइड कर जाता है। यूसुंग के माइंड रिल्म के अंदर बहुत सारी तलवार जो वो समन होने लग जाती है और जिनुक आगे आगे बढ़कर उन सभी तलवारों का इस्तेमाल करता है और उन्हें फेंक के मारता है डीमन के जो बैरियर है उनके माना पाथ की ओर। और ये बात और डीमन भी नोटिस कर लेता कि ये माइंड रिल्म में क्रिएट हुई तलवारों का इस्तेमाल करके मेरे बैरियर के माना पाथवे को ब्लॉक कर रहा है, इतना भी बुरा नहीं है। और फिर एकदम से चुन यूसुंग चिल्लाता और जिनुक को बोलता है कि ट्विट, तुम्हारे पास भी एक स्किल है माइंड रिल्म क्रिएट करने की, क्या मैंने ठीक कहा ना? और जिनुक बोलता ऑफ कोर्स मेरे पास है। और हम लोग देखते हैं कि जिनुक चुन यूसुंग की वही बैटलफील्ड सिलेक्शन स्किल को कॉपी कर लेता है और अभी भी वो चुन यूसुंग की एक स्किल को कॉपी कर सकता है। फिर जिनुक तोड़ कर जाता है और एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर बैठकर अपनी स्किल बैटलफील्ड और सिलेक्शन को इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपना खुद का एक माइंड रिल्म बनाने लग जाता है और वो माइंड रिल्म भी डीमन के माइंड रिल्म से कोलाइड करने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर एंथार नाम का जो डीमन है वो बोलने लग जाता है कि जो माइंड रिल्म की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि तुमको दुनिया के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज है। और फिर एंथार जिनुक से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मुझे सरपास कर पाओगे माइंड रिल्म की स्टेबिलिटी में, जबकि तुम्हें ये बात पता है कि मैं एक ऐसा बीइंग हूँ जिसने हायर फ्लोर के ऊपर हजारों साल बिताए हैं। फिर जिनुक अपने मन में सोचने लग जाता है कि हायर फ्लोर, एक मियर डीमन जो कि 40 फ्लोर पर रहता है वो मुझे चैलेंज कर रहा है एक्सपीरियंस के मामले में। फिर जिनुक बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा घमंडी हूँ। और अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां पर हमें एक तलवार दिखाई जाती है जो बेसिकली हमारी ब्लैक टेरेसा की होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसी और जुडेलियो ये दोनों भी हार चुके और जमीन पर पड़े हुए हैं। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि इसे किलिम बोल रहा होता कि मुझे नहीं लगा था कि कोई इतनी पावर वाला इंसान भी यहाँ पर रहता होगा मिडिल फ्लोर के बीच जो मुझे इतनी ज्यादा पावर यूज करने पर मजबूर कर देगा। और फिर हम लोगों को दिखाई जाती ब्लैक टेरेसा जिसको उल्टा पकड़ रखा होता है हमारे इसेकिलम ने, और वो बोल रहा होता कि करप्टेड ग्रेल नाइट। तो फिर इसेकिलम बोलता कि एक मिनट, तुम्हारे करप्शन के साथ कुछ तो दिक्कत है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे पास तो इतनी पावर है कि तुम डीमन रिलम के बैलेंस को शेक कर सकती हो।
और फिर ब्लैक टेरेसा बोलती कि तुम आखिर हो कौन जो मेरी एग्जिस्टेंस को डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर नहीं। और ये बात बोलने के बाद एकदम से ब्लैक टेरेसा नोटिस करते कि इस क्लेम उसके ऊपर फायर अटैक करने वाला होता है और वो अपने मन में सोच रहे होते कि शिट, मैं और ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकती। लेकिन तभी हम लोग को देखते हैं कि कोई है जो डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट स्किल का इस्तेमाल करता है और उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और हमारी टेरेसा नीचे की तरफ गिरती है और बच जाती है। और हम लोग देखते हैं कोई और नहीं बल्कि हमारा डार्क एम्परर ही होता है और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम मिस टेरेसा ही होगी। और टेरेसा बोलती कि रुको मुझे गैस करने दो, तुम्हें यहाँ पर कैंग जिनुक ने भेजा है ना। और हम लोग देखते हैं कि डार्क एम्परर यहाँ पर आ चुका है। मेरे ख्याल से तो अब इस डीमन की खैर। और डार्क एम्परर को वहां पर देख कर टेरेसा बोलती है कि एक मिनट मुझे गैस करने दो, तुम्हें जिनुक ने यहाँ पर भेजा है ना। और डार्क एम्परर बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर जल्दी आना तो चाहता था लेकिन वहां पर म्यूरिंग में एक मॉन्स्टर आ गया था, तो पहले मैं उससे निपटने लगा जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर देर होगी। और फिर डार्क एम्परर पीछे की तरफ मुड़ के देखता है जिसके लास्ट पैक की वजह से उस डीमन का एक हाथ कट चुका था, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था डार्क एम्परर के ऊपर। और वो बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और डार्क एम्परर भी बोलता है कि हाँ, ये मॉन्स्टर भी पहले वाले मॉन्स्टर की तरह बहुत ज्यादा पक पक करता है, एक मिनट रुको मैं इसको एक मिनट में ही ठिकाने लगा देता हूँ। और ये बोलकर डार्क एम्परर फिर से अपना एक और पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अपने हाथों में क्रिएट कर लेता है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जो कि उस मॉन्स्टर को डायरेक्टली हिट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है उसके ऊपर। लास्ट ट्रैक की वजह से ही हम लोग देखते हैं कि इस केलेम वहीं के वहीं मर जाता है। और ये सब कुछ देखकर टेरेसा अपने मन में सोचने लग जाती है कि जिनुक ने इतने पावरफुल इंसान को आखिरकार कब हराया। मैं तो उसकी मदद करने की सोच रही थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई जरूरत भी है। मुझे लगता है कि वो अपने वहां का जो प्रॉब्लम है उसको अभी तक सोल्व कर चुका होगा। और अब सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है कैंग जिनुक और यूसुन की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि उस माइंड रिल्म में जिन्हों का खुद का एक माइंड रिल्म क्रिएट होने लग जाता है, क्योंकि जिन्हों को वहां की नॉलेज सबसे ज्यादा है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जिन्हों ने उस गेम को क्लियर किया है तो जिन्हों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से जिन्हों का खुद का अपना एक लोनली टॉप ऑफ द टावर नाम का माइंड रिल्म क्रिएट हो जाता है, जिसको देखकर एंथार्ड सोचता है कि मैं ये कहाँ पर हूँ, मैंने ये जगह तो पहले कभी नहीं देखी। मुझे पक्का पता है कि मैंने उसका जो माइंड रिल्म है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये कैसे हो गया। और ये सब कुछ देखकर एंथार्ड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक हिडन कंडीशन जो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो रिल्म जो है वो कोलाइड करने लग जाते हैं, जिसमें से एक रिल्म होता है हेवन ऑफ स्वॉर्ड एंड दूसरा होता है लोनली टॉप ऑफ द टावर। ये दोनों कोलाइड करने लग जाते हैं और ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं कि जो दो प्लेयर है जिनको अंडरस्टैंडिंग है अपने माइंड रिल्म के बारे में, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही अच्छा कोलिजन होने लग जाता है और एक नया ही माइंड रिल्म क्रिएट हो जाता है, जिस माइंड रिल्म का नाम होता है वर्ल्ड ऑफ प्लेयर नाम का माइंड रिल्म जो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर सभी प्लेयर के जो स्टैट पॉइंट है वो 30% से इंक्रीज हो जाते हैं और जो अपोनेंट के स्टैट पॉइंट होते हैं वो 30% से डिक्रीज हो जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर एंथार्ड बिल्कुल शॉक हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि ये हो ही नहीं सकता कि मेरा जो माइंड रिल्म है वो कोलैप्स कर जाए, वो भी सिर्फ एक मामूली इंसानों की वजह से, ये कैसे हो सकता है। फिर जिनो यूसुंग से बोलता है कि ओए यूसुंग ध्यान से सुनो, अब हम अपनी दोनों डुअल टेक्निक यूज करने वाले हैं। और यूसुंग बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, हमने तो आज तक कभी प्रैक्टिस भी नहीं की, तो हम कैसे ऐसे हमला कर सकते हैं एक साथ। और जिनो बोलता है कि नहीं, हमने की है हर बारी, याद करो हम जब भी एक दूसरे से लड़े हैं तो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। और फिर यूसुंग अपनी तलवार की तरफ देखते हुए बोलता कि ओह आई सी, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। और जिनो बोलता है कि मुझे पता ही था तुम समझ जाओगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों लोग अपनी स्किल सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो भी 20% पे ही होता है और वो दोनों एंथार्ड के ऊपर एक साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अटैक करने के साथ साथ यूसुंग ये नोटिस करता है कि हाँ, जिनोक ने सही कहा था, मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि जिनोक का अगला मूव क्या होगा। फिर उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि लड़ाई को बिल्कुल डांस की तरह समझो और रिदम के साथ तुम खुद को बहने दो, मतलब तुम सारी रिदम को फ्लो के साथ फॉलो करोगे तो तुम अपोनेंट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और अगर तुमने ये पूरे दिल से किया तो तुम ऐसे अपोनेंट को हरा सकते हो जो कि तुमसे पावरफुल हो। और हम लोग देखते हैं कि उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो 66% पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर पा रहे होते हैं एंथार्ड के ऊपर। और देखते देखते जो उनकी सिंक्रोनाइजेशन है वो 99.9% पर तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों जिनहुक और यूसुंग
अपनी 11th टेक्निक यूज करते हैं सोल चेजिंग सोर्ड की, और वो अपना फाइनल ब्लो देकर मारते हैं एंथार्ड के ऊपर। और हम लोग देखते हो दोनों बहुत ही ज्यादा बैडेस लुक दे रहे होते हैं, और एंथार्ड पीछे बिल्कुल खत्म ही हो गया भाई। और हम लोग देखते हैं कि इस लास्ट ट्रैक की वजह से जो डिमोनिक एनर्जी है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। जो ये सब कुछ नामागुन तियान भी नोटिस कर लेता है, और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या क्या सच में उसने हाई लेवल के डीमन को हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। और वो लिन बोलती कि मुझे पता था कि माई लीग ये कर ही लेंगे। और ये बात सुनने के बाद नामाकुन तियान को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है, और वो अपना गुस्सा वोलियन के ऊपर उतारने वाला होता है, और वो अपना फाइनल अटैक वोलियन के ऊपर करके वोलियन को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी एकदम से नामाकुन तियान कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर शायद से कोई हमला करने वाला है, और हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक आके लगती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि हमारी एंड्रिया ने ही की होती है अपनी फनेटिक स्ट्राइक स्किल की मदद से। और वहां पर वो लियन एंड्रिया को देखकर बोलते कि मिस एंड्रिया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते कि एंड्रिया वोलियन को गले लगाकर अपनी फनेटिक शील्ड नाम की स्किल को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है फनेटिक शील्ड नाम का, जो कि पूरे 10 सेकंड तक किसी भी अटैक को झेल सकता है। और ये सब कुछ देखकर नामाकुन तियान बोलता है कि एक और इंटरप्शन। और नामाकुन तियान को ऊपर से आवाज आती है जो कि एलिस की होती है, और एलिस बोलती कि मेरे कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी चीजों को कोई डिस्ट्रॉय करे, और हाँ लगता है उस लड़की को मेरे डिसाइपल ने संभाल लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कॉन्ट्रैक्टर का माना यूज करने में अब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। और हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि एलिस बहुत ही पावरफुल अटैक प्रिपेयर करके बैठी होती है, और वो बोलते कि अब टाइम हो चुका है तुम्हारा डिसअपियर होने का। और एलिस को ऐसा पावरफुल अटैक प्रिपेयर करते हुए देखकर नामागुन तियान बिल्कुल शॉक हो जाता है, और वो बोलता कि अब मुझे समझ में आ गया ये क्या है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एलिस वो अटैक नामागुन तियान की तरफ फेंक देती है, और नामागुन तियान बोलता है कि ये एक सपना है, बहुत ही ज्यादा बुरा सपना है। और नामाकुन तियान को मेरे ख्याल से तो लास्ट अटैक लग ही जाता है यार, इतने पास पहुंच गया तो, और वो शायद से खत्म भी हो जाता है, लेकिन हमें मानवा में कुछ दिखाया नहीं जाता। और सीन अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां पर जिन्हों का जो माइंड रिल्म है अब वो वैनिश होने लग जाता है, क्योंकि वहां का जो ओपोनेंट है वो हार चुका है। और फिर हमें 21वें फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, और हमें एक डीमन का हाथ भी दिखाया जाता है, और वहां से आवाज आ रही होती है कि आपको तो अब तक तो डीमन रन के सभी डीमन को यहाँ भेजकर इस जगह को मौत के घाट उतार देना चाहिए था, तो आपने मुझे यहाँ के लिए चूज क्यों किया? क्या आप मुझे मरवाना चाहते थे? और अब आप मुझे ऐसे मरते हुए क्यों देख रहे हो मास्टर? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। और ये सब कुछ होता हुआ जिन लोग देख रहा होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या ये अपने मास्टर से बात करने की कोशिश कर रहा है? शायद इसको भी पता नहीं है कि इसका मास्टर यहाँ पर उसे नहीं देख पा रहा ट्री ऑफ लाइफ की वजह से। फिर जिन लोग आग में घी डालने वाली बात कर देता कि तुम इतने ज्यादा लोल रहे अपने मास्टर के लिए, बदले में क्या मिला? तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अबैंडन कर दिया, तुम्हें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। क्यों? मैंने सही कहा ना, इतना सब कुछ करने के बाद तुमने तुम्हारे मास्टर की सेवा पूरे मिलेनियम तक की है, मतलब बहुत सालों तक की है। तुम्हारा मास्टर द कमांडर जनरल ऑफ द डीमन रेल्म गंथफर। और ये बात सुनने के बाद एकदम से आर्थार्ड बोलता कि एक मिनट, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? और जिन्हों बोलता कि तुम मरने वाले हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये जानने की जरूरत तो नहीं है। तो कैसा रहेगा कि तुम अपना दिल निकाल के मुझे दे दो, जबकि तुम मर ही रहे हो यार। तो मैं एक दिन तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा तुम्हारे मास्टर से। क्यों? कैसी लगी डील? और जिनोक बोलता कि तुम्हारा जो मास्टर है जिसने तुम्हें अबेंडन कर दिया, जो तुम्हारी लॉयल्टी का मजाक बनाकर अभी भी ऊपर वाले फ्लोर पर आराम से बैठा है, मैं एक दिन उसको तुम्हारी जान से मार दूंगा। कैसा रहा? और ये बात सुनने के बाद आंतार बोलता कि इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे फेयरवेल का जोक सुना रहा है। तुम जैसा एक मामूली इंसान डीमन जनरल कमांडर को मारेगा, गंथफर को? बहुत अच्छा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये इतना भी बुरा ऑफर नहीं है। वैसे भी मैं मर ही रहा हूँ, तो एक काम करो, ये लो मेरा दिल। और हम लोग देखते हैं कि आंथार्ड अपना दिल निकालकर जिन्हुक को दे देता है, और जिन्हुक को मिल जाता है आंथार्ड का दिल, जो कि हाफ होता है बेसिकली। और आंथार्ड वहीं पर मर जाता है उस दिल को निकालने के बाद। और इसी के साथ जो जायंट फोर्ट्रेस का बैटल ऑफ डिफेंस है वो यहीं के यहीं ओवर हो। और अब हम लोगों को वो सीन दिखाया जाता है डीमन के हमले के बाद का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रेसिल अपने बच्चों के साथ खेल रही है। फोर्ट्रेस में बिल्कुल शांति आ चुकी है, और जो म्यूरिन के और एम्पायर के लोग थे वो आपस में समझौता कर लेते हैं, क्योंकि फोर्ट्रेस उन दोनों में से किसी के पास भी नहीं है,
तो वो दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब आगे कोई भी वॉर नहीं होगी उनके बीच। और जिनोक एंथार ने जो आइटम ड्रॉप किया था वो यूसुंग से पहले जाकर उठा लेता है, और यूसुंग अभी भी वहां पर आइटम्स को ढूंढ रहा है। और जिनोक एंथार की एक स्किल को कॉपी कर लेता है जिसका नाम होता है ओरिजिनल फ्लेम्स। और ओरिजिनल फ्लेम मिलने की वजह से वो फायर एलिमेंट नाम की स्किल को रिप्लेस कर देती है, जो कि इतनी बुरी बात भी नहीं है जिनोक के हिसाब से। और फिर जिनोक अपनी इन्वेंट्री में देखता है, और वो देखता है आंथहार्ड के दिल की तरफ, जो कि बोलता है कि ये मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा जब मैं बाद में डीमन के साथ लड़ाई करूंगा तब। और जिनोक अपनी इन्वेंट्री को देख रहा होता तभी वहां पर उसका मास्टर डार्क एम्परर और टेरसा आ जाते हैं। और टेरसा को देखते ही जिनोक बोलता है कि ओह टेरसा, तुम यहाँ पर आ गई। और फिर टेरसा को देखते ही वो पूछता है कि तुम दोनों ठीक तो हो, मतलब टेरसा और ब्लैक टेरसा। जिनोक दोनों से पूछ रहा है इस टाइम पर, और वे दोनों बोलते हैं कि हाँ हम दोनों ठीक है। और जिनोक बोलता है कि मैंने इस बार तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रिक्वेस्ट दे दी थी, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। और बताओ वो ट्विंस कैसे हैं। और टेरसा बताती कि वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं और वो भी होली एम्पायर में आराम कर रहे हैं। फिर डार्क एम्पायर जिनोक से बोलता है कि मैंने बिक्सा से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ना कि सिर्फ तुमने इस फोर्ट्रेस को सिंगल हैंडेडली अपने कब्जे में लिया, बल्कि तुमने म्यूरिमोर एम्पायर की जो लड़ाई है उसको भी विड्रॉ करवा दिया। तो डार्क एम्पायर की ये बात सुनने के बाद जिनोक बोलता है कि अरे मास्टर, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, ये सब कुछ हो पाया आपकी मदद की वजह से, तो उस सब मदद के लिए आपका धन्यवाद। और फिर डार्क एम्पायर जिनोक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि और बिक्सा ने मुझे एक बात और बताई थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे डिसाइपल के बारे में। दीक्षा ने कहा था कि उसने पहली बार अपनी तलवार का इस्तेमाल अपने दोस्तों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को बचाने के लिए किया। ये जो मेरा डिसाइपल है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये सारी बातें जिन्हों की तरफ देखकर डार्क एम्परर अपने मन में सोच रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है एम्पायर की तरफ, जहां पर एम्पायर के लोग अपने हीरोज का स्वागत करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और वो अपने हीरोज का स्वागत कर रहे होते हैं जिन्होंने इस अटैक के दौरान अपने एम्पायर की रक्षा की थी। क्योंकि वो लोग अभी वापस आ रहे हैं एम्पायर में, तो वो सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के एक वांटेड पोस्टर को लेकर एक बंदा उसके लिए चेयर करा कि तुम हमारे सच में हीरो हो। और जिन्हों को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन अब्राहम इस सब चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जिन्हों को अब्राहम से बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि अभी थ्रेट गया नहीं है कहीं पे। और अब्राहम बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम स्माइल और वेव तो कर ही सकते हो क्योंकि यहाँ के लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं। फिर जिन्हों को अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब्राहम, मैंने जितना सोचा था तुम एम्पायर की सेफ्टी को लेकर उससे कहीं ज्यादा सीरियस हो, तो इसीलिए तुमने मुझसे कहा था कि मैं पब्लिकली अनाउंस ना करूं कि 21st फ्लोर पर एक और हाई रैंकिंग का डीमन है। फिर जिनों को मैं बताता है कि जिस विधि का इस्तेमाल करके यहाँ पर डीमन को समन किया गया था, वहां पर 3 नहीं बल्कि 4 डीमन आए थे, और 3 को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन चौथा जो डीमन है अभी भी 21वें फ्लोर पर कहीं ना कहीं घूम रहा है। और उस लास्ट डीमन की वजह से सिर्फ हमें मौतों की खबर आई है कि उसके रास्ते में जितने लोग आए थे उसने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। फिर जिनों को अपने मन में सोचता है कि अच्छा होता कि मैं चून यूसुंग के साथ मिलकर इस पूरे फ्लोर को फिर से जांच लेता। फिर उसको याद आता है कि एक मिनट, यूसुंग कहाँ पे है। और वो एंड्रियास से ये सवाल पूछता है, और एंड्रियास को जवाब देती है कि ओ चून यूसुंग, उसने कहा था कि उसे फोर्ट्रेस पे कुछ काम है, तो वो वहां पे चला गया और उसने बोला था कि वो जल्दी वापिस आ जाएगा। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है फोर्ट्रेस के अंडरग्राउंड जेल के अंदर, जहां पर हम लोग देखते हैं कि बिग शोलिन बंधी हुई है और उसके सामने अपना टी-बोन होता है, जो कि उसको टॉर्चर करने की नाजायज कोशिश कर रहा होता है। और वो बोलता है कि मैं इससे तुम्हें टॉर्चर करूंगा, और उसके हाथ में एक मकड़ी टाइप का कुछ होता है जिसकी वजह से वो उसको टॉर्चर करने वाला होता है। और हम लोग देखते हैं कि बिग शोलिन होश में आने लग जाती है, लेकिन तभी वो स्पाइडर टी-बोन के हाथ से जंप करके बिग शोलिन के कंधे पर चढ़ जाती है, यानी कि वो इन्फिल्ट्रेट कर देती है बिग शोलिन के शरीर के अंदर। लेकिन तभी एकदम से वहां पर जेल के गेट के बाहर धमाका होता है और एकदम से जेल टूट जाती है और उसके सामने कोई खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं पे नहीं देखा, तो मुझे पता था कि तुम यहीं पे मिलोगी, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा यूसिंग ही होता है। और वो बोलता है कि कैन जिनो पता नहीं क्या क्या सोचे जाता है, वो तुम्हें यहाँ पर क्यों लेके आया। और टी-बोन उसको धमकी दे रहा होता है कि आगे मत आना, भलाई हम सेम मास्टर को सर्व करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा होकर तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाला, समझ गए तुम। और हम लोग क्या देखते हैं, यूसिंग टी-बोन को एक जोर की लात मारता है और टी-बोन वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और फिर यूसुंग अपने कंधे पर बिग शोलिन को उठा के वहां से जाने लग जाता है और वो बोलता है कि बिग शोलिन, मुझे पक्का यकीन है कि तुम इसका कर्ज जरूर चुकाओगी। और अब सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है एम्पायर की तरफ, जहां पर रेनहार्ड द थर्ड बोलता है कि तुम ही वो हीरोज हो जिन्होंने डीमन को हराया है, अपने जो सर है उनको ऊंचा करो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। और वो सभी लोग अपने सर को ऊंचा कर लेते हैं और वो राजा बोलता है कि
अब मैं तुम सबको प्रॉपर्ली देख पा रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि इतना लंबे समय से मैंने कभी भी इतनी खुशी महसूस नहीं की जब से मेरे प्रिंस की मौत हुई है। उसके बाद मुझे हैप्पीनेस का महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन आज आज मुझे लगता है कि मेरी पूरी दुनिया चेंज हो गई है। इतने टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशी नाम की चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और ये बात सुनकर पेनहाइमर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी रेनहार्ड द थर्ड, उनका सम्राट, अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। जो कुछ देखकर सभी लोग वहां पर होते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि क्या हमारे सम्राट ने तो फर्स्ट एम्परर की तलवार को बाहर निकाल लिया, ये आखिर क्या करने वाले हैं। और फिर वो जो रेनहार्ड द थर्ड सम्राट है वो बोलता है कि मेरे दादाजी की प्रेजेंस में, द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द रेनहार्ड, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी इस बहादुरी के लिए मैं तुम्हें एम्पायर का सबसे बड़ा टाइटल, या फिर कहें कि सबसे बड़ा ट्रेजर, वो तुम्हें देने वाला हूं, द स्काई कमांड स्टोन। और ये बात सुनने के बाद जिन्हों बहुत ज्यादा शौक और खुश हो जाता है कि क्या उसे स्काई कमांड स्टोन मिलने वाला है। वाओ, मजा आ गया यार। और ये बात सुनने के बाद ड्यूक बहुत ज्यादा शौक में होता है। वो अपने मन में सोचता है कि अनबिलीवेबल, दी स्काई कमांड स्टोन, जो कि एम्पायर का सबसे बड़ा खजाना है, जो हमें अलाउ करता है हायर गॉड के साथ कम्युनिकेट करने में। ऐसा ट्रेजर जिसको रॉयल ब्लड के लोग भी कभी कभी देख सकते हैं, वो एक आउटसाइडर को देना, ये तो एम्पायर की बहुत बड़ी इंसल्ट है यार, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये राजा का ऑर्डर है। और उसका राजा बोलता है कि मैं तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें पर्सनली कल डिलीवर करने वाला हूँ। तो पूरी हमारे एम्पायर से बोल दो कि एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तैयारी करे इस बहुत बड़ी जीत के लिए। तो अभी से सभी लोग, एम्पायर के जितने लोग हैं, उनको दिखा दो कि एम्पायर में कितनी ज्यादा पावर है। और वह एम्पायर के लोगों को पार्टी करने के लिए बोल देता है। और एम्पायर की तरफ से भी उन्हें बहुत सारी शराब पहुंचवा देता है एम्पायर के लोगों के पास। और फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी वाइन से भरे हुए ड्रम से भरी हुई एक बुगी बीच में जाती है पीपल्स के। और वहां पर जो राजा के लोग हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे राजा ने तुम्हारे लिए वाइन और मीट भेजी है, तो जल्दी जल्दी करो और त्योहार मनाना स्टार्ट कर दो। अगर तुमने इन्हें खत्म नहीं किया तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर पार्टी होना शुरू हो जाती है। एम्पायर के लोग खाना खाने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग सिंगिंग करने लग जाते हैं। और उनके सामने इंपीरियल रॉक नाम का जो बैंड है वो भी आ जाता है, जो कि सिर्फ एम्पायर के लिए गाना बजाता है, स्पेशल लोगों के लिए। लेकिन आज वो सभी आम लोगों के लिए भी रॉक में अपना गाना बजा रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं सब कुछ देखकर एलिस और एंड्रिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और एंड्रिया बोलते हैं कि मैंने पहली बार देखा किसी पार्टी को, तो पार्टी ऐसी होती है। फिर वो टेरेसा को भी अपने साथ खींच लेती है और वो बोलते हैं कि हमारे साथ आओ, चलो हम डांस करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लोग गाना गा रहे होते हैं। एंड्रिया, टेरेसा और एलिस भी वहां पर नाच कर एंजॉय कर रही होती है। और उन सभी को ऐसा एंजॉय करता हुआ देखकर हमारा जो जिनो का वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन वो साइड में खड़ा होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बालकनी से एकदम से चुन यूसुंग जंप करके आता है। और जिनो बोलता है कि ये तो बहुत ऊंची जंप है, तुम्हें पता है ना, ये बहुत ऊंची जंप है और तुम इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लैंड किए हो। तो बताओ, तुमने इतनी ज्यादा अच्छी पार्टी को मिस क्यों किया, तुम कहाँ पे थे, बता सकते हो यूसुंग। जिनुक बोलता है यूसुंग से कि अब से मैं कंप्लेन नहीं करूंगा कि तुम म्यूरियम में जाकर ट्रेनिंग लेते हो ताकतवर होने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी एक मास्टर है जो कि म्यूरियम वर्ल्ड से ही है। तो तुम जाकर वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी शिकायत के। लेकिन हाँ, याद रखना कि तुम अपनी साइड चेंज करने की बात कभी भी अपने मन में मत लाना, क्योंकि तुम क्लियरली एक वीट्रन कंपनी के मेंबर हो, मतलब हमारे साथ हो यार। तुम क्लियरली यही कहना चाहता है। फिर यूसिन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात इंटरेस्टिंग लगेगी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जो कि म्यूरियम से है। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर 4 डीमन अपीयर हुए थे और चौथा डीमन अभी भी बाहर है, जिसका नाम बेलमिरल है। और जिन्होंने बोलता है कि हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं कल जाऊंगा और उसे अकेले अपने ठिकाने लगा दूंगा। फिर जिन्हों बोलता है, मेरा मतलब यूसुंग बोलता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई